हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 40वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहाँ आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको जो है असुमेलित को फाइंड आउट करना है। देखिए, राखीगढ़ हरियाणा में है, बिल्कुल ये सुमेलित है। कालीबंगा राजस्थान, ये भी सुमेलित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ये भी सुमेलित है। मांडा की बात करें तो मांडा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और उत्तर प्रदेश में मांडी, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक है मांडा और एक है मांडी। मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह जो है हड़प्पा स्थल है। ये सभी जो हड़प्पा स्थल हैं, मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यदि मांडा पूछा जाए तो मांडा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मांडी तो अभी 2021 में पूछा गया है, तो दोनों को जो है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में है और मांडी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बताइए, तो कौन सा जो है बौद्ध पवित्र स्थल था जो कि निरंजना नदी पर स्थित था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, बोध गया। देखिए, ये बोध गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, इसीलिए इन्हें जो है सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कहा जाता है। अलार कलाम के बाद इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से जो है शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये भी इनके गुरु थे। कुरुबेला में सिद्धार्थ को 5 जो है साधक मिले थे, जिनका नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अशागी। सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात को बोध गया में इनको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे पहले जो है ऋषिपत्तम के नाम से जाना जाता था। और बौद्ध ग्रंथों में ये जो प्रथम उपदेश था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है बी, नर्मदा। देखिए, नर्मदा का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से है। अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा की जो है सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है ताव। इसे याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। और नर्मदा के उत्तर में, नॉर्थ में जो है विंध्याचल पर्वत है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और बीच से होकर के भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है, जो कि जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, और ये जो है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए एस्चुअरी का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये जो है खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, अर्थात अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है।
माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये भी जाकर के कहाँ पर गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और साबरमती नदी की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइए कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, सरसों। सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। ठीक है, बाकी सभी जो है खरीफ की फसल है। कपास, मूंगफली, मक्का ये खरीफ की फसल है। चलिए देखते हैं। देखिए रबी की फसल ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काटी जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि जो है फसलें शामिल की जाती हैं। और खरीफ फसल की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। इसमें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, मक्का, अरहर, बाजरा, कपास इत्यादि जो है आते हैं। जायद फसल की बात करें तो ये जो है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। इसमें राई, मक्का, ज्वार, जूट, मडुआ और जो सब्जियां होती हैं जैसे जो है तरोई वगैरह इसी में जो है शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, मृत सागर। देखिए कैस्पियन सागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर कहाँ पर है? ये यूरोप और अफ्रीका के मध्य है। और लाल सागर कहाँ पर है? तो लाल सागर अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य लाल सागर पाया जाता है। चलिए देखते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। खारे पानी वाले स्थानों को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो समलवण रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की में बान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? अर्थात जो है सबसे कम जनघनत्व तो कहाँ पर है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। आपका राइट आंसर सी है, अंडमान निकोबार। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व है। और राज्य की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? बिहार में है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है? 17 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में पाया जाता है। उसके बाद चंडीगढ़ में। तो ये जो है क्रम है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन बाद में डिसीजन दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, जबकि बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। तो ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? बताइए। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितना % जनसंख्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी,
37.2%। चलिए देखते हैं। देखिए 2011 में योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति का गठन किया था और तेंदुलकर समिति ने बताया कि संपूर्ण भारत में 37.2% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मृग मरीचिका का कारण है। बताइए मृग मरीचिका किसके कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जब रेगिस्तान में हम यात्रा करते हैं तो दूर के जो पेड़ पौधे होते हैं हमें उल्टा दिखाई देते हैं और यात्रियों को एक भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर जो है तालाब है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है, परंतु वहाँ पर तालाब नहीं होता है। ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न होता है? ऐसा भ्रम जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। जो भारतीय उत्पाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और यह प्रमाण पत्र 1991 से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार की त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें बताना है कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश में है। देखिए चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए एनसीईआरटी के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, लेकिन यूपीपीएससी ने किसे माना है? यूपीपीएससी ने सांभर को माना है, इसलिए आपको भी सांभर ही याद रखना पड़ेगा। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। कोल्लेरू और पुलिकट कहाँ पर है? तो कोल्लेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 2 और 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, चाय की खेती के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, वाराणसी। और वाराणसी में ही केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। यहाँ पर कौन सा गैस लीक हुआ था? तो यहाँ पर माइक गैस लीक हुआ था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्धारण करता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। देखिए इंदिरा कॉल भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी, जिसे तेल शोधन कारखाना कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पानीपत।
पानीपत जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में पानीपत रिफाइनरी की स्थापना 2002 में की गई थी। और सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो वह है डिगबोई, जो कि कहाँ पर है? असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, गोदावरी। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है और बेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है। दोनों याद रखिएगा, पेनगंगा और बेनगंगा दोनों। नर्मदा की एक सहायक नदी है ताव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। छोटी नदी है इसी वजह से पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक स्थल है, अमरकंटक। कहाँ पर है यह जो है विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। और नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? बताइए। देखिए ये सभी जो है लौह अयस्क हैं, इसमें बताना है कि सर्वाधिक लोहा किस लौह अयस्क में पाया जाता है। तो सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटाइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातु होती है। बताइए जर्मन सिल्वर किस धातु से बनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, तांबा, जस्ता, निकेल। इन 3 धातुओं को मिला करके जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। और पीतल की बात करें तो पीतल का निर्माण किससे किया जाता है? पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, आर्टिकल 15 सब क्लास 2। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।